चारों कोन पोखरा खनैबै, छठिया होई है जरूर। तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये महापर्व छठ में कोई छठ माता की कोई मूर्ति नहीं है, सूर्य की पूजा होती है। छठ महापर्व मूलतः एक स्वच्छता कार्यक्रम है। मेरी माँ कहती है तुम्हारा भी जन्म छठ माँ की कृपा से हुआ है। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ जागरण डायलॉग्स पर चर्चा करने के लिए एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं। बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्मृति। शुरुआत क्योंकि छठ पूजा अब करीब ही है और माहौल भी इस वक्त पर्व का है। दिवाली है, दिवाली के बाद छठ पूजा आएगी। कई लोगों को अगर समझाना हम चाहें कि छठ पूजा का महत्व क्या है, क्योंकि पूर्वांचलियों के लिए तो क्लियर है, उनको तो पता है, मगर बाकी जनता अगर समझना चाहे कि इसका महत्व कितना है और क्या महत्व है, तो आप कैसे समझाएंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और छठ जो नहीं करता है वो तो हो सकता है कि छठ का महत्व नहीं जाने जब तक पढ़ेगा नहीं कहीं ना कहीं से जी। लेकिन कई बार छठ करने वाले भी, अब मान लीजिए पहले बिहार में करते थे, फिर यूपी में करते थे, फिर कोई बिहार की और पूर्वांचल की बेटी कहीं और गई तो फिर उसके साथ छठ चला गया। फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ लोग जाते गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जो छठ करने वाले थे, तो वहाँ छठ फैलता गया। लेकिन कई बार जो त्योहार हमारे महापुरुष शुरू करते हैं ना, तो समय के साथ उसका मूल उद्देश्य भी करने वाले भी भूल जाते हैं। आस्था तो जुड़ी होती है, मगर हर पर्व त्योहार में कुछ और भी बातें होती हैं। जैसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं ना, छठ जो है वो मूलतः संतान प्राप्ति या फिर संतान के सुख के लिए किया जाने वाला त्योहार है। लोगों को ये पता है जी। और ये सच्चाई भी है। सूर्य की पूजा होती है। छठ, ये महापर्व छठ में कोई छठ माता की कोई मूर्ति नहीं है। जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, माँ के अलग अलग रूप हैं, वैसा कोई छठ माँ का रूप नहीं है। पूजा किसकी होती है? सूर्य भगवान की। जी। तो सूर्य भगवान हमें अपने जैसा तेजवान संतान देना या हमारी संतान को अपने जैसे तेजवान बनाना, षष्ठी तिथि की पूजा होती है। लेकिन उसमें 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको भूलना नहीं चाहिए। मैं जितना स्टडी करके आज यहाँ खड़ा हूं, मुझे लगता है कि छठ महापर्व मूलतः एक स्वच्छता कार्यक्रम है। क्योंकि जो भी छठ व्रती होती हैं, वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, चाची हो, मौसी हो, तो वो जो छठ व्रती है उसके लिए उसके घर का कोई ना कोई आदमी जाएगा तालाब के किनारे, नहर के किनारे, नदी के किनारे, और जो साल भर से नदी और नहर को, तालाब को कोई नहीं पूछा, उसको छठ के 4 दिन 5 दिन पहले जाएगा, कुदाल उठाएगा, फरसा उठाएगा, खांची उठाएगा, दौरा दौरी, और उसमें वहाँ की गंदगी को साफ करेगा। किनारों को अलग, माँ हमारी बैठेगी, व्रती बैठेगी तो साफ गोबर से लीपेगा। तो एक ने, मान लीजिए कि एक ने 10 बाई 10 का एक हिस्सा साफ कर लिया, फिर उसके सामने जो जल होगा, जलकुंभी होगी, कुछ गंदगी होगी, तो छन्ना लाएगा, जलकुंभी निकालेगा, तो पूरे जल की सफाई होती है, घाटों की सफाई होती है। जो सरकार नहीं करती वो जनता करती है, लोग करते हैं, आस्था वाले लोग करते हैं। ये शायद धीरे धीरे ना बाहर, जो उत्तर प्रदेश बिहार के बाहर जो छठ करने वाले, कराने वाली एजेंसियां वो भूल गई। इसका एक बड़ा हमने क्या देखा कि दिल्ली में जमुना किनारे छठ बैन, तो सारे छठ के लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। एक तो जमुना जी ऐसे ही गंदी हो रही है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, ऊपर से जो एक दिन
सारे लोग मिल करके लाखों लोग सफाई करते हैं, उसी को आपने रोक दिया। स्वच्छता अभियान तो चलना चाहिए। तो इस हिसाब से छठ को दो पार्ट में देखा जाना चाहिए। हमको जो लगता है कि जिसने भी कल्पना की ये स्वच्छता कार्यक्रम, जल संरक्षण, आप तालाब नहीं, हम अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए तालाब खुदवाएंगे तो तालाब से तो जल संरक्षण होगा, वो लंबे समय तक चलेगा। और जो घाट खोद के फिर भर दिया गया वो आस्था के लिए तो हो सकता है, उसका जो मूल उद्देश्य है जल संरक्षण वो तो नष्ट हो गया। तो मैं कई लोग जो शहरों में पार्कों में गड्ढे खोद लेते हैं और गड्ढे खोद के फिर बाद में उसको भर देते हैं, तो छठ की आस्था तो हो गई, ठीक है, छठ माँ की पूजा हो गई, लेकिन जो उसमें बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है ना, जल संरक्षण, वो नहीं हुआ। जल की सफाई वो नहीं हुआ। वो तो तभी होगा जब हम नेचुरल तालाब और नेचुरल नदी या नेचुरल नहर के किनारे जाएं। और अगर जिस दिन इसको, अगर हमारे जागरण के साथ इस बातचीत को एनजीटी भी सुने तो मैं माननीय जजेस को भी, दिल्ली के एलजी को भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी, सभी लोगों को बोलूंगा कि जो छठ का त्योहार स्वच्छता कार्यक्रम में जल को सफाई करने वाला है, उसको तो नदी से दूर नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से छठ पूजा को बहुत पॉलिटिसाइज किया जाता है। दिल्ली विशेष की अगर बात करें तो 30% से ज़्यादा पूर्वांचली पॉपुलेशन यहाँ पर है। ऐसे में हमेशा क्या होता है, पूर्वांचलियों को वोट बैंक की तरह, खासकर 2015 के बाद एक वोट बैंक की तरह देखा गया है। ऐसे में जब कोविड के चलते बैन लगा घाटों पर, तो उसके बाद आपने एक मुहिम शुरू करी। इस बार क्या तैयारी है आपकी? एक तो मेरी प्रार्थना है सबसे कि छठ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, हाँ, त्योहार कोई भी हो, चाहे वो छठ हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, ओणम हो, बैसाखी हो, तो जिस कम्युनिटी का है उसके लिए तो गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए। लेकिन छठ में चूंकि एक ही साथ बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो राजनीतिक लोगों को लगता है अरे रे इतने वोट हैं। वो एक आस्था का महापर्व है, तो एक तो उसको राजनीति से परे ले जाके चलना चाहिए। हाँ, जो राजनीतिक रूप से चाहता है कि मैं छठ व्रती का, छठ के परिवार का सेवा करूंगा, तो निश्चित रूप से आप किसी भी कार्य में किसी की मदद करिए तो कल आपको याद करेगा, आपको अच्छा मानेगा। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने दिल्ली में देखा कि वो डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के छठ को त्योहार को बैन करने के लिए आगे बढ़े। या कभी कभी, मैं क्षमा करिएगा मुझे, जैसे यमुना जी साफ नहीं कर पाए, तो जब उसके किनारे लोग जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे अरे क्या यमुना जी को बना दिया, तो इसलिए उनको जाने ही मत दो, बैन करवा दिया। तो ये सारी चीजें अगर अपनी जान बचाने के लिए सरकार या कोई संस्था कर रही है तो हम समझते हैं उसको ये नीति छोड़ देनी चाहिए। मैं सिर्फ छठ व्रत की आस्था को प्रणाम करता हूं, और चूंकि मैं उसी क्षेत्र से, तो मेरी माँ कहती है तुम्हारा भी जन्म छठ माँ की कृपा से हुआ है। वो हमारे लिए एक गीत गाती है। देखो आप स्मृति जी, लोग क्या गाते हैं गीत में कि चारों कोना पोखरा खनैबै, छठिया होई है जरूर। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भाई व्रत लेता है कि मैं अपनी बहन के लिए 4 कोन का पोखरा खुदवाऊंगा। पोखरा तो बन गया, तो बन गया ना। अरे बड़ी रे संकट के बरतिया, धनी हो दिहलू उठाए। धनी मीन्स अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने बड़ा कड़ा व्रत उठा दिया, कैसे पार लगेगा। जो समय के साथ जो बहुएं थोड़ी सी एडवांस हो गई तो उनको एक बार लगता है कितना कठिन है, इतना व्रत करना पड़ेगा, फिर तो जल में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसकी महत्व को समझते हुए आज बहुत एडवांस लोग, बहुएं, विदेशों में रहने वाली
बेटियां हमारी, दे हैव स्टार्टेड डूइंग छठ पूजा। आपने बोला विदेशों में भी अब महिलाएं छठ पूजा करती हैं और व्रत उठाती हैं, इस पॉपुलैरिटी के पीछे क्या कारण है? देखिए, ये तो सत्य है कि समाज में देख के भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और कहानियाँ चलती हैं। अब छठ की इतनी बड़ी बड़ी कहानी है कि उसको अगर हमारा बच्चा आगे जाए कितना भी वो आधुनिक हो जाए ना, वो अपनी माँ से, दादी से, परदादी की कहानी सुनेगा तो निश्चित रूप से छठ में भाग लेगा। और मुझे लगता है शायद मैं उसको बता ना पाऊँ, शब्दों से भी ज़्यादा एक अजीब सी आस्था हम लोगों के मन में छाई हुई है। और देखिए, मुझे एक और नए स्टडी में जो मैं अब कि भाई अमेरिका में छठ क्यों हो रहा है, और अब तो ऐसा होता है कि हमारे इंडियन मुल्क के लोग छठ करते हैं तो दूसरे भी स्टेट के लोग, कंट्री के लोग उसमें शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सूर्य की पूजा है। बिहार में जरूर इस छठ की शुरुआत हुई है, लेकिन सूर्य सिर्फ बिहार के तो नहीं है। तो हो सकता है धीरे धीरे लोगों में ऐसी वाला, ओ दिस इज वर्शिप ऑफ लॉर्ड सूर्या। तो सूर्य तो हर देश में है, ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं आज भी सूर्य। सोलर एनर्जी पे दुनिया भागी जा रही है। तो इस नाते हुए मुझे लगता है ना कि धीरे धीरे इससे और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति की कल्पना भी अगर कोई कर सका है तो हमारे धर्म ग्रंथों ने किया है। जब यमुना नदी की बात करते हैं तो दिल्ली में यमुना नदी, हर एक स्टेट में अमूमन जैसे गंगा से कोई स्टेट जाना जाता है, नर्मदा से एक स्टेट जाना जाता है, मगर दिल्ली में यमुना नदी के बारे में किसी में कोई जागरूकता नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। शायद ही किसी को पता हो कि यहाँ पे यमुना नदी है। बाकी स्टेट के कंपैरिजन में क्यों कुछ नहीं किया गया इतने समय से, और क्या ज़रूरत है इस वक्त करने की, ताकि जो कुछ भी धरोहर है हम उसको बचा पाएं? जो दिल्ली की सरकार है और दिल्ली की एजेंसीज हैं, उन दोनों का बहुत बड़ा कमी है जी। इन लोगों ने प्लान ही नहीं किया। मूलतः क्या, जब नदी इतना गंदा पानी हो जाए कि लोग वहां जाना छोड़ दें, वो भी खतरनाक है। और अगर संस्था ही नदी को पीपुल फ्रेंडली बनने से रोक दे, तो जब लोग ही नहीं जाएंगे तो पता क्या नदी गंदी हो रही है कि अखबार में पढ़ लिया, तस्वीर में देख लिया। दिल्ली में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नदी पर जाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि नदी को पीपुल फ्रेंडली बनाया जाए। नाले जो गिर रहे हैं, हमने अभी एक रिपोर्ट दी है, जो हमने कुछ नाले दिखाए, उसको इतना लोगों ने 6-6 मिलियन लोगों ने फेसबुक पे देखा, और उसमें ट्विटर पे भी लगभग 4 मिलियन लोगों ने देख लिया, सपोर्ट किया, और उसका इलाज है। दिल्ली के नालों को यमुना जी से अलग किया जा सकता है, लेकिन ये थॉट ही नहीं आया अभी तक। मैं बुरा मत माने कोई हमारा इंटरव्यू देख के, विद्वान बहुत हैं, लेकिन उन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। अगर दिमाग लगाए होते, नालों के पानी को साफ करने में जितना दिमाग लगाए हैं और जितने पैसे बर्बाद हुए हैं, उससे ज़्यादा नालों को यमुना जी से अलग करने में दिमाग लगाए होते तो आज यमुना जी का भाग्य खुल चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रूप में इस दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन दिल्ली के यमुना जी का कार्यभार स्टेट के हवाले है। मनोज जी, जब आप क्लीनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं छठ पूजा के दौरान, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई विसर्जन नहीं होता, जैसे कि कोई मूर्ति का विसर्जन या फूल पत्ती का विसर्जन, जबकि सिर्फ अर्घ दिया जाता है, पानी में जाकर के महिलाएं अर्घ देती हैं सूर्य को। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बात बिल्कुल ठीक हो आप, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई विसर्जन को आप गलत मान सकते हो, उसको बैन कर सकते हो,
उसके लिए अलग गड्ढा खोद करके आप विसर्जन करा सकते हैं। इसमें तो कोई विसर्जन ही नहीं होता है, इसमें तो जूता पहन के भी नहीं वहां खड़ा होता है उसके लोग। और इतनी शुद्धता का त्योहार है कि वो प्रसाद जूठा तक नहीं होना चाहिए जो प्रसाद है। केरवाजे फरेला घवद से ओह पे सुगा मेड़ राय, सुगवा के मरबो धनुष से। हमारा फल जूठा कर देगा सुग्गा, तोता। तो इतनी शुद्धता और पवित्रता के त्योहार को, जहां पे गंगा जल डालते हैं जल में, जो बहन या करती रहती है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई, जैसे गन्ना लाएगा, शरीफा लाएगा, नारियल लाएगा, मूली लाएगा, सब छोटी चुन्नी लाएगी, सूप लाएगा, तो साथ में वो गाय का दूध और गंगा जल भी लाते हैं, वो डालते हैं। तो गाय का दूध तो पानी का एक ट्रीटमेंट है। अगर आप गंदे जल में भी गाय का दूध डालो तो पानी धीरे धीरे क्लीन होने लगता है। अभी हाल फिलहाल मनोज जी, आपने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो फायर क्रैकर्स हैं, पटाखों पर जो बैन लगा है उसको लिफ्ट करने के लिए लेकर के, उसको हटाने को लेकर के आपने एक याचिका दायर की थी। पॉल्यूशन को लेकर के हमेशा ही दिवाली के बाद एक अहम मुद्दा बना होता है कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो पुअर की कैटेगरी में चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है, क्योंकि N95 के मास्क मुझे नहीं लगता कि कोविड के बाद, बल्कि कोविड से बहुत पहले जब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तभी से N95 के मास्क पहनने लग गए थे। अगर ये बैन हटा दिया जाता है पटाखों पर से, तो आपको नहीं लगता कि ये उचित रहेगा, ये मांग कि बैन हटा दिया जाए, पोल्यूशन बढ़ जाएगा दिल्ली में? हम पटाखों से बैन हटाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को, ग्रीन पटाखों को अलाउ करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते दिवाली पर। ग्रीन क्रैकर्स एक बड़ा ऑप्शन बन के आया पटाखों का। हमें भी पता है दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या सिर्फ पटाखा ही पोल्यूशन करता है? नहीं। क्या दिल्ली में अलग अलग स्मोक टावर्स लग करके पोल्यूशन को दूर करने के उपाय नहीं होने चाहिए? क्या दिल्ली के आसपास जो पराली जलती है, अभी मैं पिछले 10 दिन से लगातार ट्वीट कर रहा हूं, आप उसकी तस्वीर देखिए कितनी भयानक है। कल तक वही अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे पंजाब हरियाणा पराली जलाते हैं, इससे दिल्ली में धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। अब तो आपका पंजाब में सरकार है अरविंद केजरीवाल जी। हरियाणा के पराली जलने की समाचार बहुत कम आ गए हैं, लेकिन लगातार आ रहे हैं पंजाब से। क्या आपने रोका? नहीं रोका। क्या माननीय कोर्ट का उस पर ध्यान गया? क्यों नहीं जा रहा है? मैं अभी देख करके हैरान था कि एक दिन ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी ने 35 जगह कूड़े जलाए इस दिल्ली में। 35 जगह कूड़े जला के छोड़ दिया आपने। आपको एक बार संकोच नहीं हुआ कि आप कितना बड़ा पोल्यूशन का खतरा पैदा कर रहे हैं? और एक दिन अगर पटाखा बजाना है तो ग्रीन क्रैकर्स भी नहीं बजेगा। तो मेरा जो भी PIL है इसलिए है कि दिल्ली और एनसीआर को भी अपना त्योहार मनाने का हक होना चाहिए, और उस त्योहार के हक में उनको ग्रीन क्रैकर्स अलाउड होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात 2 चुनावी राज्य हैं और हाल फिलहाल यहाँ पे चुनाव भी होने वाला है। हर पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ता में आ जाए, मगर आम आदमी पार्टी की पर्टिकुलर बात करूँ तो पुरजोर मेहनत कर रही है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब के बाद, क्योंकि पंजाब में तो पार्टी आ गई पावर में। कांग्रेस का वो जो वोट बैंक जहाँ पे डेंट लगा था, जो सेंध लगी थी, वो फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हुआ। मगर हिमाचल प्रदेश में कहाँ देखते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, हिमाचल में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। जहां जहां जिस राज्य में बीजेपी है वहां आम आदमी पार्टी का अब खड़ा होना
बहुत ही मुश्किल है भाई। पीछे उत्तराखंड गया ना, क्या हुआ इन लोगों का? आप उस समय भी आप याद करिए इनके इंटरव्यूज वगैरह और बातें, तो ऐसा लगता था कि बस ये मुख्यमंत्री इनका बन चुका है। मतलब इन लोगों को एक सीट तक नहीं मिली है और 2-3 सीट छोड़ के सब पे जमानत जब्त है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, वो उनके सांसद लोग जाते थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, कैसी साजिशें करते थे, हाथरस से लेके लखनऊ तक। क्या मिला उन लोगों को? 355 जगह जमानत जब्त है। गोवा में क्या हुआ? गोवा में आपको 2 सीट मिल गई है, 2 या 3, मुझे अभी अच्छी तरह से याद नहीं है। लेकिन आप तो दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है। मेरा जो अध्ययन है उसके अनुसार जहां बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है या पंजाब जैसे कांग्रेस थी, अकाली दल थी, दूसरे लोग थे, उसमें ये जरूर जा करके, चूंकि उन लोगों का शासन कांग्रेस वगैरह का इतना बुरा रहा है कि उसमें ये झूठ साच बोल करके आगे जरूर आ जाते हैं। लेकिन हिमाचल में हो, गुजरात में हो, ये सब में आम आदमी पार्टी 1-2 सीटें जीत जाए तो भी मुझे आश्चर्य ही होगा। एक सवाल जो हर किसी के मन में हमेशा रहता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का चेहरा कौन है या कौन हो सकता है? हाँ, ये हम लोगों का भी चलते रहता है आपस में। ये तो एक बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है इस प्रश्न का हल ढूंढना ही पड़ेगा। पार्टी का डिसीजन होता है ये, इसमें तो न हमारी चलती है, न किसी एक सांसद की, न केवल प्रदेश अध्यक्ष की, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रश्न का जवाब दिल्ली वाले भी चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं। तो जब बातें होती है तो हम लोग अब इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि हम लोग को फेस के साथ जाना चाहिए। ईडी के जो शराब घोटाले को लेकर के कार्रवाई चल रही है दिल्ली में, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इन लोगों ने बहुत पाप किया है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने। और मैंने दिल्ली की महिलाओं को रोते बिलखते देखा है गलियों में। एकदम जो लोग मजदूर हैं वो भी चित्कार कर रहे थे, हमारे बेटे को दारू की लत लगा रहे हैं, हमारे बच्चे को दारू पिला रहे हैं, गली गली शराब की दुकान खोल रहे हैं। एक पर शराब फ्री दी जा रही है, एक पर एक फ्री दी जा रही है। और जब उसकी जांच होती है तो उसमें करीब 10,000 करोड़ प्लस का एक भारी लूट आता है। तो ये मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन का जो 4-5 बड़े गलतियां हैं जिसको पाप की संज्ञा हम दे सकते हैं, उसमें से एक शराब नीति है। मनु जी, आपका वाराणसी में जन्म हुआ, आपने वहाँ पर पढ़ाई की, अपने जीवन का काफ़ी वक्त, काफ़ी समय आपने वाराणसी में बिताया है और इस वक्त वाराणसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो तब के वाराणसी में, चाहे हम जो मानक होते हैं कहीं किसी भी जगह के विकास के, सड़क, बिजली, पानी, वहाँ के उस वक्त के और अभी प्रेजेंटली क्या अंतर है? वाराणसी में बेनिया बाग है। बेनिया बाग मीन्स कि माइनॉरिटीज़ का वो गढ़ है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था। उसमें कभी कभी किसी नेता का हेलीकॉप्टर उतरता था, जिनको बस वहीं के लोगों को संबोधित करना होता था। लोग आते थे और वो जगह जहाँ हेलीकॉप्टर उतरते थे, ऐसा पार्क, ऐसी झील, ऐसा बैठने की कॉफ़ी शॉप कि उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये एक अलग काशी है। आज बनारस ऐसा सजा हुआ है, एयरपोर्ट से बनारस जाइए, अलग अलग जो जगह जगह पे जो वॉल पेंटिंग्स हो रखी हैं, जो
सड़कों को कनेक्टिविटी दी जा रही है ट्रैफिक को और फास्ट करने के लिए। हम कभी नहीं सोचे थे कि वो कैंटोनमेंट के ऊपर से सीधे लहरतारा को जोड़ने वाली सड़क बनेगी, जिससे 1.5 घंटे का रास्ता 5 मिनट का हो जाएगा। ऐसा काम हो रहा है और हम स्तब्ध हैं। हम काशी में हम जन्म भी लिए हैं और गांव तो मेरा बिहार में है, लेकिन मेरा जन्म काशी में हुआ। मेरी माँ लोहरावीर अस्पताल में आई थी। हम लोग जो बनारस देखते थे, तो आज मैं एक बात बताऊंगा आपको। हम एक गाना बनाए थे, 2013 में गाना बनाए थे कि जब गली में ना साढ़ मिलल, बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन, जब गोबर पे ना गोड़ बिछलल, बनारस कैसन। जो समझते हैं समझ। आप अगर गली में साढ़ नहीं मिला, गोबर पे जब तक तुम फिसले नहीं, गिरे नहीं, तो फिर बनारस कैसा। मैं गाना वाना सब बना लिया और जब रिलीज करने का हुआ तब तक ऐसा ठीक होने लगा कि मैं आज तक गाना ही नहीं रिलीज किया। काशी को नरेंद्र मोदी जी के रूप में भगवान शिव और माँ गंगा ने वरदान दिया है। आखिरी सवाल आपसे मनोज जी मेरा, भोजपुरी सिनेमा को छोड़े काफ़ी वक्त हो गया है आपको। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब तक भोजपुरी सिनेमा रहेगा, जब तक उसकी बात होगी, आपका नाम ज़रूर सबसे पहले लिया जाएगा। आज हमारे शो के ज़रिए आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप भोजपुरी सिनेमा में को कितना मिस करते हैं राजनीति में आने के बाद। और एक गाना है आपका, जिया रे बिहार के लाला, मैं चाहूँगी कि हमारे शो पे आप ये गाना थोड़ा गुनगुना दें। नहीं, सिनेमा तो हम भले ही अपने दायित्व में, जो सांसद का दायित्व है, पार्टी का, इस समय काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में, जेपी नड्डा जी के एक सैनिक के रूप में, अमित शाह जी के एक साथी के रूप में, तो ये तो काम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सिनेमा छोड़ रखा है। लेकिन गाना तो करते रहता हूँ। गाना मेरा आता है जाता है। और वो जो गीत है ना, जिया हो बिहार के लाला, वो तो गीत थोड़ी है, तो मंत्र है। बिहार एंथेम बन चुका है। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। उसमें एक लाइन है, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, जौने क्षेत्र में रहा अपन कर्तव्य निभावा ये भैया, अब राजपथ के कर्तव्य पथ बनावा ये भैया। ये लाइन मैंने नई जोड़ी है कि अब राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना है। लेकिन आज भी मैं सिनेमा से अलग नहीं हूँ, क्योंकि सिनेमा की फैमिली वो हमारी फैमिली है, उसको नई नई सुविधाएं मिले, इसकी कोशिश करता हूँ। पहली बार हमने भोजपुरी सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल कराया दिल्ली में, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ, और इस बार फिर होने जा रहा है। तो ये सब सेवाएं करते रहेंगे। मन साफ है, नीयत में कोई खोट नहीं है। मनोज जी, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्मृति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो दैनिक जागरण का फोरम है, बहुत चर्चा है। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए राजनेता के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।